गुड मॉर्निंग। बीए सेकंड ईयर में पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड चल रहा है। पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में अपन पढ़ रहे थे प्लेटो को। प्लेटो के विषय में बहुत सारी चीजें हमने जान ली हैं और थोड़ी बहुत चीजें अभी जानना बाकी है। तो प्लेटो के विषय में अपन क्या क्या जाने थे? प्लेटो के विषय में अपन जाने थे प्लेटो का जीवन परिचय, प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली, प्लेटो की कानून व्यवस्था, प्लेटो की जो है तो एक बेहतर राज्य की परिकल्पना, प्लेटो की दार्शनिकता के बारे में अपन बात जाने थे, ठीक है ना। लेकिन आज अपन थोड़ा सा प्लेटो के जो दार्शनिक भावना थी और जो आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा थे, आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा की आज अपन आलोचना पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्लेटो का आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा की आलोचना, ठीक है ना। ठीक है, प्लेटो का जो आदर्श राज्य था उसमें क्या दोष थे और प्लेटो का जो दार्शनिक राजा था उसके क्या दोष थे, इस आधार पे अपन जो है तो थोड़ा सा आलोचना पड़ेगी। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि वैज्ञानिकों में मतभेद होने के कारण जो है तो आलोचनाएं अपने को देखनी होती है कि आलोचनाएं कैसे कैसे कोई चीज सही है, कोई चीज गलत है, तो उसको देखने के लिए अपने को आलोचनात्मक विश्लेषण करना जरूरी है। कोई भी बात कही जा रही है तो उसके पीछे तर्क है अथवा नहीं है, यदि तर्क नहीं है तो उसमें दोष है, उसकी आलोचना की जा सकती है। लेकिन कोई बात रखी जा रही है और उसमें तर्क संगत वह बात है, वह तर्क संगत अगर सिद्धांत है तो उसकी आलोचना हम आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें प्लेटो ने जो आलोचना की गई है तो उसमें किस आधार पर आलोचना की गई है वो आधार अपन देखते हैं। तो पहला है अव्यावहारिकता या कोरी कल्पना। पहला क्या है? अव्यावहारिकता या कोरी कल्पना, ठीक है ना। पहला क्या है? अव्यावहारिकता यानी कि यह जमीनी बात नहीं है। प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की परिकल्पना की है, जो दार्शनिक राजा की परिकल्पना की है, वह अव्यवहारिक है और एक मिथ्या, काल्पनिक, यथार्थ नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। इसकी आलोचना के अंतर्गत अपन ये बात पाते हैं, ठीक है। दूसरा है दार्शनिक शासन के लिए अयोग्य होते हैं। दार्शनिक शासन के लिए अयोग्य होते हैं, ठीक है ना। दार्शनिक शासन के लिए अयोग्य होते हैं। दार्शनिक शासन के लिए अयोग्य होने का इसमें क्या अर्थ निकल रहा है? तो इसमें यह अर्थ निकल रहा है क्योंकि जो दर्शन शास्त्री होते हैं वो भविष्य की चीजों को लेकर चलते हैं, वर्तमान में उनका बहुत विश्वास नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आलोचनात्मक ढंग से यह बात रखी गई है कि दार्शनिक शासक क्या होते हैं? अयोग्य होते हैं, क्योंकि वह चीजों को भविष्य से जोड़कर देखते हैं। दार्शनिक जो होते हैं वो चीजों को कहां से जोड़कर देखते हैं? फ्यूचर से जोड़कर देखते हैं, भविष्य से जोड़कर देखते हैं। जो कि अगर हम भविष्य से चीजों को जोड़ दें और इतना ज्यादा जोड़ दें तो हम वर्तमान में जी नहीं पाएंगे, वर्तमान की चीजों को हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, वर्तमान की चीजों का हम सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अतः यहाँ पे जो दार्शनिक राजा की बात कही गई है वह यह कही गई है कि दार्शनिक राजा अयोग्य होते हैं, ठीक है। फिर अगला है आपका निरंकुश शासन। अगला क्या बताया गया है? निरंकुश शासन, यानी कि शासन की जो प्रणाली है वो क्या है? निरंकुश। निरंकुश शासन, ठीक है ना। निरंकुश शासन से क्या तात्पर्य है? निरंकुश शासन से यह तात्पर्य है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, नियंत्रण ना हो, स्वतंत्र हो वो सरकार, वह शासन स्वतंत्र हो, ठीक है ना। आज हम आप देखते हैं
प्रतिपक्ष होता है, विपक्ष होता है, और विपक्ष अंकुश लगाता है, भले चुनी हुई सरकार क्यों ना हो, संसद में चुनी हुई सरकार क्यों ना हो, देश में बहुमत की सरकार क्यों ना हो, लेकिन अगर विपक्ष चाह लेता है तो अंकुश लगा देता है सरकारों पर, ठीक है। लेकिन जो प्लेटो का जो राज्य है, प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, उसमें राजा को निरंकुश बताया गया है, यानी कि राजा पर किसी भी प्रकार का या प्रशासक पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाना नहीं लगा सकते, ऐसी व्यवस्था वहां नहीं बताई गई है, ठीक है। तो निरंकुश शासन व्यवस्था या इसको हम एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से इसको अपन देख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है नागरिकों का 3 वर्गों में विभाजन अवैज्ञानिक। नागरिकों का 3 वर्गों में विभाजन अवैज्ञानिक, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य की बात है, ठीक है ना। प्लेटो के आदर्श राज्य में नागरिकों का 3 वर्गों में विभाजन किया गया। कौन कौन से वर्ग याद करिए, कौन कौन से वर्ग? पहला था सैनिक वर्ग, सैनिक वर्ग जो राज्य की सुरक्षा करेगा। दूसरा था उत्पादक वर्ग जो कृषि करेगा, उत्पादन करेगा, समस्त प्रकार की आवश्यकताओं से संबंधित उत्पादन करेगा, प्रोडक्शन। और तीसरा था प्रशासक वर्ग, यानी कि शासन प्रणाली, जो शासन व्यवस्था थी, जो राजा थे, तीसरा वर्ग रखा गया। तो सिर्फ 3 वर्ग में किसी भी देश के नागरिकों को अगर आप सिर्फ 3 श्रेणी में रख देंगे तो ये कहाँ का न्याय है, ये न्याय संगत नहीं है। इसी आधार पर इसकी आलोचना की गई है कि क्योंकि किसी भी नागरिकों को अगर आप सिर्फ 3 वर्ग में बांट देंगे तो वो सही या न्याय संगत नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो ये इसकी आलोचना की गई है, ठीक है। अगला है आपका बहुसंख्यक वर्ग उत्पादक की उपेक्षा। बहुसंख्यक वर्ग की उपेक्षा ये बात बताइए। बहुसंख्यक वर्ग, ब्रैकेट में लिख देते हैं उत्पादक वर्ग, उत्पादक वर्ग की उपेक्षा, ठीक है। अब बहुसंख्यक वर्ग कौन है? प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन है बहुसंख्यक वर्ग? तो प्लेटो के आदर्श राज्य में बहुसंख्यक वर्ग है उत्पादक वर्ग। कौन? उत्पादक वर्ग जो समस्त प्रकार के उत्पादन करते हैं, समस्त प्रकार की चीजों, आवश्यक चीजों की जो है तो उत्पादन करते हैं, तो उनमें उनकी उपेक्षा की गई है। उत्पादक वर्ग को भी वो अधिकार या वह स्वतंत्रता नहीं दी गई है जिनके वो असली हकदार रहे होंगे। तो इस आधार पे इसकी आलोचना की जा सकती है कि उत्पादक वर्ग की अगर आप आदर्श राज्य की उपेक्षा करते हैं या किसी भी मायने में सही नहीं, ठीक है। फिर क्रांति की संभावना, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है, इधर लिख देते हैं। 6वां है क्रांति की संभावना। क्रांति की संभावना यानी कि क्रांति की संभावना से क्या अर्थ हम आप निकालते हैं? तो क्रांति की संभावना का मतलब यह है कि अगर आप समाज को सिर्फ 3 हिस्सों में बांट देंगे और सामाजिक सुविधाओं को, जो आर्थिक सुविधाओं को जो कुछ चुनिंदा लोगों पर रखेंगे तो वहां पे क्रांति की संभावना बनती है। वहां पे किसी भी राष्ट्र में अगर चीजों को आप समानता अगर आप नहीं लाएंगे तो क्रांति बनती है और विद्रोह की भावना जो है तो नागरिकों में उत्पन्न होगी और एक तरह से देश के लिए यह सही नहीं है, देश के लिए हितकर नहीं है, ठीक है। तो क्रांति की संभावना यहाँ बनती है, ठीक है। फिर जो कि सही नहीं है, आलोचनात्मक विश्लेषण है। फिर अगला है दास प्रथा का समर्थन। दास प्रथा का समर्थन, ठीक है। प्लेटो दास प्रथा का समर्थन करता है। दास प्रथा जो कि आज के प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं है। दास प्रथा आप किसी को दास नहीं बना सकते हैं, लेकिन वहां मजबूरन लोगों को दास बनाया जाता था जो सही नहीं था और उसकी भी आलोचना
मिलती है। दास प्रथा का समर्थन किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में उचित नहीं माना जाता है। ठीक है, प्रजातंत्र का निषेध, प्रजातंत्र का निषेध, प्रजातंत्र का निषेध सीधी सी बात यह है कि जहां पर राजा हो, ठीक है ना, दास हो, नागरिकों को सिर्फ 3 भागों में स्वतंत्रता मिले, तीन वर्गों को स्वतंत्रता मिले, या जो सामाजिक आर्थिक लाभ सिर्फ 3 वर्गों में सीमित रहे, वहां प्रजातंत्र कहां हो सकता है? वो किसी भी मायने में प्रजातंत्र नहीं माना जा सकता। तो वहां पर प्रजातंत्र है ही नहीं, सीधी सी बात है, बताई जा रही है कि प्रजातंत्र का निषेध है, यानी प्रजातंत्र वहां है ही नहीं, वर्जित है। ठीक है, तो इस आधार पर, इस तर्क पर भी प्लेटो के सिद्धांतों की आलोचना कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला बताया गया है व्यक्तित्व के विकास के लिए घातक, व्यक्तित्व के विकास के लिए घातक, व्यक्तित्व के विकास के लिए घातक से क्या तात्पर्य है? तो व्यक्तित्व का विकास कहाँ संभव है, कैसे संभव होता है? हम आप जानते हैं कि व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब उसको समस्त सुविधाएं मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता मिले और मौलिक अधिकार मिले। ठीक है ना, और मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता, समानता अगर किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगी तो वो कभी उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ पर जो है तो व्यक्तित्व का विकास बाधक है, व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास होना संभव नहीं है, क्योंकि नागरिक परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, यानी पूर्ण रूप में नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं है। जबकि प्लेटो कहता है कि हमारा राज्य आदर्श राज्य है, लेकिन चीजें बंदिशों में है, चीजों का बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ है, व्यवस्थाओं का बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ है। अतः यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि यह भी पॉइंट जो है तो पूर्ण रूप में आलोचनात्मक है। अगला पॉइंट बताया गया है साम्यवाद की दूषित प्रणाली, 10वां, साम्यवाद की दूषित प्रणाली। साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत हम आप पढ़ चुके हैं। और साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सैनिक वर्गों को जो है तो जो देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की ना संपत्ति रखने का अधिकार है, ना फैमिली रखने का अधिकार, परिवार रखने का अधिकार है। तो यह प्रणाली पूर्ण रूपेण दूषित है। और कोई भी किसी भी देश की अगर सेना अगर काम कर रही है, बॉर्डर पे काम कर रही है, देश के तमाम हिस्सों में काम कर रही है, तो वहां पर जो है तो उसको समस्त सुविधाएं मिलनी चाहिए, और बल्कि अन्य लोगों से ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि वह देश के लिए काम कर रहा है, देश के लिए हर वक्त बलिदान होने के लिए वो तैयार है। लेकिन प्लेटो के जो है तो साम्यवादी सिद्धांत में यह बात रखी गई है कि भाई सैनिक वर्ग को परिवार और संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। इस लिहाज से भी इस सिद्धांत की आलोचना हम आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये चीजें इतनी क्लियर हो गई, 10 चीजें हैं प्लेटो के जो है तो आलोचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत, इसको आप लोग देख लीजिए। एक चीज और बता दूं, प्लेटो आज लेसन समाप्त हो गया है, कल अपन पढ़ेंगे किसको, अरस्तु को पढ़ेंगे। तो ठीक है ना, प्लेटो के विषय में सारी चीजें क्लियर कर लीजिए। 2-3 चीजें और बता देता हूँ निष्कर्ष के रूप में कि प्लेटो का क्या योगदान था, और आज हम आप प्लेटो को क्यों पढ़ रहे हैं, प्लेटो आज भी क्यों प्रासंगिक हैं, ये बात देखना जरूरी है। तो इधर मैं मिटा देता हूं। ठीक है, कुछ चीजें प्लेटो की सही थी तो उसको अपन देखें। ठीक है ना, कुछ चीजें प्लेटो की सही थी जिसको अपन देखें, क्या क्या चीजें रही उसको अपन देख लेते हैं। तो निस्संदेह आज भी प्लेटो सर्वमान्य है, यहाँ पर यह भी बात बताई गई है। ठीक है ना, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। क्या बातें बताई हैं प्लेटो ने, मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, सही बात है। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण, यानी कि राज्य का कहाँ, शिक्षा पर नियंत्रण होना चाहिए। स्त्री पुरुषों में समानता का अधिकार होना चाहिए। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त हो, समान अधिकार प्राप्त हो। ठीक है ना, बौद्धिक वर्ग
द्वारा शासन करने पर बल, जो होशियार लोग हैं, जो बौद्धिक हैं, जो चिंतन करने वाले लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, सीधी सी बात, जो योग्य लोग हैं वही शासन करें, ऐसा प्लेटो मानता था। ठीक है ना। कार्यात्मक का विशेषीकरण सिद्धांत, कार्यात्मक का विशेषीकरण सिद्धांत का मतलब कि जो कार्य है वो उसको स्पेशलाइज्ड किया जाए, स्पेशलाइजेशन किया जाए, कि एक डिवाइड कर दिया जाए उसको कई सेक्शन में। ठीक है ना, कार्यों को कई सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाए जिससे कि किसी भी प्रकार का टकराव ना हो और व्यवस्थाएं संतुलित रहें। ठीक है। और प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का न्याय सिद्धांत भी जिसमें दंड और कानून व्यवस्था की बात बताई गई है, जिसको हम और आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से इतनी चीजें प्लेटो की थ्योरी है जिसके आधार पर आज भी हम यह कह सकते हैं कि प्लेटो सर्वमान्य है, और प्लेटो की बातों का आज भी उल्लेख करना बेहतर है, क्योंकि कुछ चीजों को छोड़ दें तो प्लेटो के सिद्धांत में बहुत अच्छाई भी है और आज भी प्रासंगिक है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल अपन पढ़ेंगे अरस्तु। एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखा करें, कोई भी विश्लेषण में कोई समस्या है तो आप कांटेक्ट करें, और नए लोगों को भी बताएं, जो लोग नहीं कनेक्ट हो पा रहे किसी कारणवश, या उनके पास मोबाइल नहीं है या डाटा नहीं है या जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन आप उनको बताएं कि वो लोग भी कनेक्ट हों, जिससे क्लासेस का लाभ और जो सिलेबस आगे निरंतर बढ़ रहा है तो उस पर भी जो है तो वो लोग भी कनेक्ट हो जाएं और वो लोग भी शेयर करें चीज़ों को। ठीक है ना। थैंक यू।